आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन सीरीज एक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो ये वीडियो है उसमें मैं एविडेंस एक्ट मैंने लिया है। आप बेयर एक्ट लेके बैठिए अपना और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। जो पॉइंट मैं बताऊं उसे नोट कर सकते हैं, अपने बेयर एक्ट में टिक कर सकते हैं। ये वही सटीक पॉइंट होंगे जो आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न बनते हैं। एक्चुअली देखिए, सबको पता है कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता उन्हें कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको एलिमिनेशन वाली चीज आ गई कि हमें क्या नहीं पढ़ना, तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, एनर्जी बच जाएगी, टेंशन बच जाएगी कि यार ये तो चीज याद हो ही नहीं रही है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 100% देने की कोशिश मत करो। किसमें? रिवाइज वाइज नहीं, मेहनत में नहीं कि 100 हम याद कर ले, पूरा बेयर एक्ट एक एक चीज सब कुछ याद कर ले। जितना किया है 80% किया है, 90% किया है, वो सॉलिड होना चाहिए। अगर वहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एविडेंस एक्ट कब का है? 1872 का। एनफोर्स डेट पूछी जाती है 1 सितंबर। और एविडेंस के साथ साथ कौन सा हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी कब का है? 1 सितंबर का ही है। ठीक है। उसके बाद इसमें देखो एसेंट की बात करें तो 15 मार्च को इसकी मिली थी एसेंट। दूसरा ये लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी मतलब लॉ फॉर दी कोर्ट। जो ये एविडेंस एक्ट कहाँ काम आता है? आपस में हम दोनों के लिए थोड़ी काम आता है, ये आता है कोर्ट के काम आता है। ठीक है। किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ है, किस पे नहीं, तो ये लेक्स फोरी कवर पूछते हैं। फादर की बात कर लेते हैं तो इसमें फादर पूछ जाते हैं सर जेम्स फिट्स स्टीफन। आप लिख सकते हैं, कई बच्चे पूछते हैं नोट्स कैसे बनाए। तो जो ये पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जहां से प्रश्न आते हैं, यही नोट्स होते हैं। इनको बुलेट पॉइंट्स डाल के 1 2 3 4। चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं एविडेंस एक्ट। सबसे पहला शॉर्ट टाइटल, एक्सीडेंट, कमेंसमेंट, आपको पता ही है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, बिहार का आप देने जा रहे हो सिविल जज में, पिछले साल पूछा था कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर है, कितने सेक्शन है, तो वो आप हर एक्ट की इस चीज को याद करिए। इसमें कितने सेक्शन है? 167। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। और चैप्टर कितने? 11 चैप्टर है। ठीक है। तो पहला जो है शॉर्ट टाइटल, एक्सीडेंट, कमेंसमेंट, सबको पता है इसका नाम। ये कहाँ तक है इसका एक्सटेंड? इसका एक्सटेंड अब होल ऑफ इंडिया हो चुका है, जम्मू कश्मीर भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो अगर पूछे आपसे कि कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता, तो याद रखना 3 चीजें ऐसी हैं जहां अप्लाई होता है, 3 चीजें ऐसी हैं जहां पर ये अप्लाई नहीं होता है। तो कहाँ पर अप्लाई होता है? ये सारी कोर्ट्स की उसमें होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता है। एंड जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स होती है अदर देन कौन सा कोर्ट मार्शल? जो आर्मी एक्ट, नेवल एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में है, उनके अलावा जितने भी कोर्ट मार्शल होते हैं उन पर भी अप्लाई होता है। और ये किन पर अप्लाई नहीं होता है? तो 3 पॉइंट। और ये होल ऑफ इंडिया पर भी लागू होता है, वो हो गए 3 पॉइंट। और किस पर अप्लाई नहीं होता? तो ये आर्बिट्रेशन पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। और आपकी वो कोर्ट मार्शल जो आर्मी नेवल एक्ट में, उन पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। और ये ट्रिब्यूनल्स पे अप्लाई नहीं होता। क्लियर? और एफिडेविट्स पे भी ये अप्लाई नहीं होता। एफिडेविट याद रखिएगा। ओके, सेक्शन 2 रिपील्ड है। रिपील्ड का जेएलओ आरजेएस में, सॉरी, राजस्थान की जेएलओ में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट बन चुका है। हर सेक्शन की तभी इंपॉर्टेंस होती है जब कोई ना कोई उसे पूछ लेता है। तो ये आपका रिपील्ड है। एक शेड्यूल हुआ करता था, वो भी रिपील्ड हो गया, और एक सेक्शन था वो भी रिपील्ड 1938 में रिपील हुआ है। सेक्शन 3 जो है वो उसका इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस में लगभग 10-11 धाराएं, 11वीं जो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात करती है, बट टोटल बात करें तो 10 इसमें आपके वो है चीजें डिफाइन की गई। तो सबसे पहले आएगी कोर्ट। कोर्ट में अंडरलाइन करिए, कोर्ट इंक्लूड्स दिया गया है, मतलब कि ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, इंक्लूडिंग वाली चीज है। ये हम बाद में बताएंगे कि कौन सी डेफिनेशन किस तरह की होती है। तो क्या क्या इंक्लूड है? ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट, और तीसरे वो सभी व्यक्ति जो क्या है, लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है जजमेंट देने के लिए, टू टेक एविडेंस लेने के लिए। जितने भी वो होते हैं लीगली ऑथराइज पर्सन होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? कोर्ट होते हैं। लेकिन इसमें जो आपको याद रखना है वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या नहीं है उसमें? आर्बिट्रेशन नहीं है। ठीक है। आर्बिट्रेटर्स को कोर्ट नहीं माना गया है। फैक्ट की डेफिनेशन आती है। फैक्ट में 2 चीज याद रखनी है आपको। फैक्ट कैसे होते हैं? फिजिकल भी है, जो दिख रहे हैं सारी चीजें, और साइकोलॉजिकल। सिंपल फंडा रखना फैक्ट का, जो चीज इस ब्रह्मांड में एग्जिस्टेंस है वो सब चीजें फैक्ट है। कोई भी चीज जो दिखाई दे रही है आपकी आंखों से, सेंसेस से, परसीव बाय दी सेंसेस, मतलब जो आपकी सेंसेस है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, उनसे महसूस कर सकते हो, वो सारी चीजें फैक्ट होती है। और साइकोलॉजिकल जो आपके ब्रेन में चल रहा है, वो सारी चीजें भी क्या होती है? फैक्ट होती है। फैक्ट के बारे में एक चीज और लिखिए। अच्छा कि साइकोलॉजिकल लिखा नहीं है, तो जो पहला क्लॉज है फैक्ट के अंदर, पहला क्लॉज उसमें लिखिए फिजिकल फैक्ट, और दूसरे वाले में लिखिए साइकोलॉजिकल फैक्ट। ठीक है। इलस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका इलस्ट्रेशन ई इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करिए। और ए वाला इलस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाले इलस्ट्रेशन एमपी, राजस्थान, यूपी बहुत जगह बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है रेलेवेंट। रेलेवेंट में क्या चीज होती है? कोई भी चीज रेलेवेंट कब है? जब वो आने वाले जो धारा है 5 से लेकर 55 तक, उनमें किसी में सुसंगत है तो वो रेलेवेंट मानी जाएगी। फिर आता है फैक्ट एंड इशू। सिंपल सी मोटी बात इतनी याद रख लेना, फैक्ट तथ्य, और इशू का मतलब होता है लड़ाई। जो भी तथ्य, जिस तथ्य पर लड़ाई हो रही है, मतलब 2 पार्टी है, एक कहती है कि हाँ ये मेरे घर में घुसा, इसने ताला तोड़ा, दूसरी कहती है नहीं मैं तो नहीं तोड़ा। तो जिस फैक्ट पे, जिस तथ्य पे दोनों पार्टी आपस में लड़ रही हैं,
एक कहती है हाँ और एक कहती है ना, तो वही चीज फैक्ट इन इशू होती है। इतनी सी बात होती है, इस चीज को ना तो बच्चे समझ पाते हैं और ना ही समझाने वाले उन्हें इतनी इजीली समझा पाते हैं। तो आप समझ गए फैक्ट इन इशू क्या होता है। फैक्ट इन इशू ऐसा कोई भी तथ्य किसी केस का जिसके ऊपर एक पार्टी असर्ट करती है हाँ ऐसा हुआ था, दूसरी पार्टी कहती है नहीं, डिनाई करती है। तो हमेशा याद रख लेना, एक असर्ट करेगी और दूसरी डिनाई करेगी। इन दो शब्दों को अगर आपने एमसीक्यू में पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, डिस्प्यूटेड होना चाहिए। फैक्ट इन इशू में डिस्प्यूटेड फैक्ट होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आती है बात, इसमें जो इलस्ट्रेशन है वो आप देख लेना, कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में। फिर आती है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन यहाँ के अलावा सेक्शन 229 ऑफ आईपीसी में भी दी गई है, वो भी आप लिख लीजिए। एविडेंस एक्ट में वहीं पे अपने बैरक में लिखो सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी, दोनों की सेम डेफिनेशन होती है। आपको याद रखना है डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है। कोई भी मैटर, मान लीजिए एविडेंस एक्ट एक शब्द होता है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट ये शब्द है ना, कोई भी मैटर एक्सप्रेस लिखा हुआ है किसी चीज पर, किस चीज पर लिखा हुआ है, ऑन एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज पर। वो सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस मतलब क्लॉथ भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, पत्ता भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, रोड भी हो सकती है ना। किसी भी चीज पर कोई मैटर आपने लिख दिया है, वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट है। और कैसे लिखा है, बाय मार्क, कोई भी निशान बना दिया, फिगर और अल्फाबेट ABCD 1 2 3, किसी भी तरह से आपने कुछ भी चीज, मान लीजिए मेरे ये टी शर्ट है, इस पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ कागज ही डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो एविडेंस एक्ट की और आईपीसी की डेफिनेशन जो है डॉक्यूमेंट की, दो जगह क्यों बताई गई है, तो दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, लास्ट की लाइन का। एविडेंस एक्ट में जो इसका उद्देश्य है, पर्पस, उसका उद्देश्य रिकॉर्ड करना, कि फ्यूचर में हम इस चीज को क्या समझेंगे कि ये किसने दिया, तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे अशोक के स्तंभ थे, शिलालेख थे, है ना, तो वो लिखे क्योंकि इस युद्ध में क्या हुआ, आने वाली पीढ़ियां उसको जाने, है ना, इसलिए उसका रिकॉर्डिंग दैट मैटर, ये ऑब्जेक्ट होता है। अंडरलाइन करिए, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। और जो आईपीसी में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई उसकी सेम लैंग्वेज है, बट लास्ट वर्ड जो है, लाइन जो है वो डिफरेंस है उसमें। उसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्या है वहां आईपीसी के, एज यूज एज एविडेंस, वहां पर वो डॉक्यूमेंट क्या है, एज एविडेंस यूज ले रहे हैं। इसमें दोनों को बहुत बाद में डेप्थ में चले जाते हैं, उसकी इतनी जरूरत नहीं है आपको अभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी इलस्ट्रेशन। फर्स्ट वाला कर लीजिए, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ, इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है। मैप, इंस्क्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरिकेचर, जो हास्य व्यंग होते हैं जिसमें कार्टून बने होते हैं, वो सभी भी क्या होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है एविडेंस। दो इसमें ए और बी दिया हुआ है, 1 2 3। 1 2 ऑल स्टेटमेंट, अंडरलाइन करिए, ऑल स्टेटमेंट, जो कोई भी कथन कर रहे हो वो सभी क्या है, आपके ओरल एविडेंस होते हैं। और दूसरे में लिखा हुआ है ऑल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को अंडरलाइन किए। तो जो भी कोई डॉक्यूमेंट होते हैं जो कोर्ट मांगता है, प्रोड्यूस करते हैं, उसको इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट मांग रहा है, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, एविडेंस होती है। तो हम बेसिकली क्या समझते हैं, एविडेंस दो तरह के होते हैं, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो कोई पूछे कि ओरल वाला कहाँ होता है, कहाँ लिखा हुआ है, तो ये सेक्शन 3 के एविडेंस की डेफिनेशन में पहला क्लॉज है, वो बताता है कि ओरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरल एविडेंस होते हैं। और ओरल एविडेंस कौन से होते हैं, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, ओरल एविडेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है प्रूव, डिस्प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड क्या होता है, जो चीज ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। इसमें सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी है कि कोर्ट क्या करेगी, बिलीव करेगी, किसी चीज के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस में बिलीव कर लेती है। ठीक है, कंप्लीटली बिलीव कर लिया और ये कंसीडर कर लिया कि इसकी एग्जिस्टेंस जो है, जो नॉर्मल व्यक्ति है वो किन्हीं परिस्थितियों में ये विश्वास कर सकता है कि ये चीज होती है, तो वो क्या कहलाती है, प्रूव्ड कहलाती है। इसका जस्ट अपोजिट होता है कि कोर्ट ना तो विश्वास कर रही है और ये भी नहीं कहती है कि कोई आम जनता भी इस बात को नॉर्मल इन सर्कमस्टांसेस में समझ सकता है, तो वो है डिस्प्रूव। बीच की जो सिचुएशन होती है, ना तो प्रूव्ड हो रहा है अभी, ना डिस्प्रूव्ड हो रहा है, कोर्ट ने ये नहीं माना कि प्रूव है, तो वो चीज बीच की सिचुएशन कौन सी होती है, नॉट प्रूव्ड होती है। प्रूव, डिस्प्रूव और बीच में नॉट प्रूव। ठीक है, लास्ट में आता है इंडिया। इंडिया की डेफिनेशन सीआरपीसी में भी है, आईपीसी में भी है और इसमें भी है, सीपीसी में भी है। ठीक है, तीनों जगह इंडिया, बट बच्चे पढ़ते नहीं है। लास्ट में आता है दी एक्सप्रेशन, इसीलिए मैंने कहा था 10 है, बिल्कुल लास्ट में इंडिया के नीचे लिखा होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, क्योंकि देखो एक एक नंबर का कॉम्पिटिशन और नेगेटिव भी है। बिहार एपी वाले ध्यान से सुने, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट पढ़ते समय जहां कहीं भी अमेंडमेंट वाले ABCD हो, जैसे 45A हुआ, 65AB हुआ, तो अमेंडमेंट वाले आपको करने, एक शॉर्ट नोट वाला चार्ट बना लीजिए। दूसरा क्या करना है आपको, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इनका ये देखिए नीचे फुटनोट में आके कि कौन सा ईयर क्या है, IT एक्ट 2000 का है या IT एक्ट अमेंडमेंट एक्ट का है ना, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनेगा ही बनेगा। तो ये था आपका सेक्शन 3 कंप्लीट। ओके,
अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 4 को डिस्कस करेंगे या सेक्शन 4 से आगे आने वाली चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।